नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। इतिहास, या जिसे अंग्रेजी में हिस्ट्री भी कहा जाता है, क्या है? इतिहास के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो इतिहास के अंतर्गत हम अतीत का अध्ययन करते हैं। और अतीत क्या होता है? अतीत का अर्थ होता है जो बीत चुका है, जो हो चुका है, पहले हो चुका है, उसे अतीत कहा जाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वरूप। प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला प्राक इतिहास, या जिसे प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। दूसरा आद्य इतिहास। तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो बात करते हैं कि इन्हें किस आधार पर बांटा गया है 3 भागों में। तो इन्हें हम साक्ष्यों के आधार पर बांटते हैं। किसके आधार पर? साक्ष्यों के आधार पर बांटते हैं। तो प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल, जिसे अंग्रेजी में प्री हिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ हमें पुरातात्विक साक्ष्य इसके बारे में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लेकिन लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। तो प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल उसे कहा जाता है जिसके बारे में पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लेकिन लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। फिर बात करते हैं आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री की। तो आद्य इतिहास के उस भाग को कहा जाता है जिसके बारे में पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। ठीक है, और बात करें हिस्टोरिकल पीरियड या ऐतिहासिक काल की, तो इसके बारे में पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हैं। ठीक है, लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हैं और उनको पढ़ा भी जा सका है। अब इनके एक एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम पाषाण काल को पढ़ते हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल ये आएगा प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। फिर प्रोटो हिस्ट्री, हड़प्पा काल आएगा आदि इतिहास के अंतर्गत। ऐतिहासिक काल, वैदिक काल से लेकर महाजनपद काल, आगे के जो भी चीज़ें आप जानते हैं हिस्ट्री में, वो सब चीज़ें आ जाएंगी ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल, जिसे प्री हिस्टोरिकल पीरियड या प्राक इतिहास कहा जाता है, उसके बारे में। तो सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पल्वरम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वहाँ से पूरा पाषाण काल या कह लें पाषाण काल के एक उपकरण की खोज की। इसलिए रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पल्वरम तमिलनाडु से एक औजार जो कि पाषाण काल से संबंधित था की खोज की। इसलिए रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक कहा जाता है। और ये रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में थोड़ी जानकारी हम दे देते हैं। ये रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित थे और ये मूलतः भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विद थे। आगे बात करते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम बने। ठीक है, क्या बोला मैंने? भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम बने।
इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत में भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कहा जाता है। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक किसे कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूसफुट को। और भारत में भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। और ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ये लॉर्ड कैनिंग के समकालीन थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय बनाए गए थे। आगे बात करते हैं। वर्तमान में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है वह किससे संबंधित है, किस मंत्रालय से संबंधित है, तो वह संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। आगे बात करते हैं। भारत में सबसे पुराने पाषाण उपकरण बोरीवली महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पुराने पाषाण उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बोरीवली महाराष्ट्र से भारत में सबसे पुराने पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व के हैं। आगे बात करते हैं। पुरातात्विक थॉमसन ने कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की राजधानी है, की वस्तुओं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा। ठीक है, और कौन कौन से भागों में बांटा, पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग। फिर पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत में सबसे पुराने पाषाण उपकरण बोरीवली महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं, जो लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व के हैं। पुरातात्विक थॉमसन, ये जे थॉमसन नहीं है जो इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे, ये कोई दूसरे हैं, पुरातात्विद हैं। ठीक है, ने कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की राजधानी है, की वस्तुओं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा। पहला पाषाण काल, दूसरा कांस्य युग, तीसरा लौह युग। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं पूरा पाषाण काल की, जिसे अंग्रेजी में पैलियोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। तो पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है, पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल, जिसे अंग्रेजी में पैलियोलिथिक पीरियड कहा जाता है, उसे भी 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। समय, अब चलिए इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। किसके बारे में, पूरा पाषाण काल के बारे में। यहाँ बस आपको पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, बस इतना ही याद रखना है, इनके नाम याद रखने हैं, बाकी इनके बारे में कोई डिटेल आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल का जो समय है लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आप इसे अच्छे से याद रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके कि पूरा पाषाण काल का समय कब से कब तक था। तो पूरा पाषाण काल का समय लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक था। अब बात करते हैं लक्षण की, कि इस काल में लोग कैसे रहते थे उसके बारे में। तो इस काल के लोग आखेटक
या शिकारी होते थे जो खाद्य संग्राहक होते थे। खाद्य मतलब खाना का संग्रहण करते थे। आग का ज्ञान था किंतु उपयोग का ज्ञान नहीं था। पशुपालन का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो ये लक्षण है, ये एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं, तो इसे अच्छे से याद रखें। क्या क्या याद रखना है कि इस काल के लोग आखेटक या शिकारी होते थे, खाद्य संग्राहक थे, खाना का संग्रहण करने के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। ठीक है, और आग का ज्ञान था, पूरा पाषाण काल में आग का ज्ञान था किंतु उपयोग का ज्ञान नहीं था। एग्ज़ाम में आपके पूछा जा सकता है कि क्या पूरा पाषाण काल में लोगों को आग का ज्ञान था? तो जी हाँ, पूरा पाषाण काल में लोगों को आग का ज्ञान था, लेकिन उपयोग का ज्ञान नहीं था। ठीक है, पशुपालन का ज्ञान नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि पूरा पाषाण काल के औजार के बारे में। तो पूरा पाषाण के औजारों के नाम हैं स्फटिक या क्वार्टजाइट। क्या? स्फटिक या क्वार्टजाइट। और चापर चापिंग पेबुल उपकरण। चापर चापिंग पेबुल उपकरण ये प्राप्त हुए हैं सोहन नदी घाटी से। हैंडक्स उपकरण ये प्राप्त हुए हैं मद्रास से। हैंडक्स उपकरण क्या होते हैं? हस्त कुठार, कुल्हाड़ी, गड़ासा, ये सब। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो। औजार पूरा पाषाण काल के क्या होते थे? स्फटिक या क्वार्टजाइट। चापर चापिंग पेबुल उपकरण ये भी पूरा पाषाण काल से संबंधित औजार हैं, और जो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि स्फटिक किस काल का औजार है, क्वार्टजाइट किस काल का औजार है। तो ये सब पूरा पाषाण काल के औजार हैं। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चापर चापिंग पेबुल उपकरण किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो सोहन नदी घाटी, जो कि कहाँ है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। और हैंडक्स उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मद्रास से। और हैंडक्स उपकरण में क्या प्राप्त हुए हैं? हस्त कुठार, कुल्हाड़ी, गड़ासा। अब बात करते हैं स्थल के बारे में, पूरा पाषाण कालीन स्थल। ठीक है, तो पहला स्थल है अतिरम पक्कम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसकी खोज की थी किंग, जो कि रॉबर्ट ब्रूसफुट के मित्र थे। ठीक है, दूसरा पूरा पाषाणकालीन स्थल है हथनौरा, जो कि मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में स्थित है। यहाँ से मानव खोपड़ी एवं कंकाल का पहला साक्ष्य मिला है। इसे बहुत अच्छे से याद रखें। हथनौरा से मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी में जो स्थित है, वहाँ से मध्य मानव खोपड़ी एवं कंकाल का पहला साक्ष्य मिला है। ठीक है, फिर तीसरा स्थल है आपका भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं जो स्थित हैं मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में। और इन भीमबेटका की गुफाओं में गुफा चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तीनों के साक्ष्य, चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसलिए इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है। और चौथा है आपका मिर्ज़ापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आप सब जानते होंगे, यहाँ से भी औजार मिले हैं पूरा पाषाण कालीन। और यहाँ से एक बात ये भी याद रखिएगा कि मिर्ज़ापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से औजार मिले हैं। और ये औजार पूरा पाषाण कालीन भी मिले हैं, मध्य पाषाण कालीन भी मिले हैं, और नव पाषाण कालीन भी मिले हैं। ठीक है, तीनों काल के औजार यहाँ से मिले हैं। ठीक है,
फिर अगला स्थल है पुरापाषाणकालीन बेला नदी घाटी, जो कि है मिर्ज़ापुर में। यहाँ से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। इसे बहुत अच्छे से याद रखें, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि बेला नदी घाटी कहाँ है, मिर्ज़ापुर में है, और वहाँ से पुरापाषाणकालीन कौन सा साक्ष्य मिला है, तो अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है वहाँ से। एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं पुरापाषाणकालीन स्थल के बारे में। तो पुरापाषाणकालीन स्थल हैं अतिरमपक्कम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। खोज इसकी की थी किंग ने, जो कि रॉबर्ट ब्रूसफुट के मित्र थे। आप जानते हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे, ठीक है। फिर अगला पुरापाषाणकालीन स्थल है हथनौरा, जो कि मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में स्थित है, और यहाँ से मानव खोपड़ी एवं कंकाल का पहला साक्ष्य मिला है। इसे बहुत अच्छे से याद रखें। फिर अगला पुरापाषाणकालीन स्थल है भीमबेटका की गुफाएं, जो कि मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में स्थित हैं। यहाँ से गुफा चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। और ये भीमबेटका की गुफाएं पुरापाषाणकालीन स्थल तो हैं ही, साथ में ये मध्य पाषाणकालीन और नवपाषाणकालीन स्थल भी हैं, क्योंकि यहाँ से गुफा चित्रकारी के तीनों काल के साक्ष्य मिले हैं और इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है। फिर आगे बात करते हैं, अगला स्थल है मिर्ज़ापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से औजार मिले हैं तीनों काल के, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अगला स्थल है बेलन नदी घाटी, जो कि मिर्ज़ापुर में स्थित है, और यहाँ से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। तो मध्य पाषाण काल का समय 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक था। लक्षण, पशुपालन की शुरुआत। इसके बारे में सिर्फ एक ही लक्षण याद रखना है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और पहला पालतू पशु कौन था? कुत्ता था, ठीक है। पहला पालतू पशु कुत्ता था। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मध्य पाषाणकालीन औजार के बारे में। तो मध्य पाषाणकालीन औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता है था। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, और लिथ का मतलब होता है पाषाण, ठीक है। तो माइक्रोलिथ का अर्थ होता है सूक्ष्म पाषाण उपकरण। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य पाषाण काल के औजारों को क्या कहते थे, तो माइक्रोलिथ कहते थे। चलिए अब बात करते हैं मध्य पाषाणकालीन स्थल के बारे में। तो पहला है बागौर, जो कि राजस्थान में है। दूसरा है आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ से इन दोनों स्थानों से 5,000 ईसा पूर्व में पशुपालन का पहला साक्ष्य मिला है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पशुपालन का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आप कह सकते हैं कि बागौर राजस्थान, मध्य प्रदेश, आदमगढ़, ठीक है। बागौर जो कि राजस्थान में है, और आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ से 5,000 ईसा पूर्व में पशुपालन का पहला साक्ष्य मिला है। चलिए अब अगले स्थल की बात करते हैं। अगला मध्य पाषाणकालीन स्थल है लेखैया, जो कि इलाहाबाद यूपी में स्थित है। यहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। फिर अगला मध्य पाषाणकालीन स्थल है चौपानी मांडो, जो कि ये भी इलाहाबाद यूपी में स्थित है। यहाँ से मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चौपानी मांडो से मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। अब बात करते हैं अगले स्थल के बारे में। तो अगले स्थल हैं सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा। सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा, ये तीनों स्थल प्रतापगढ़ यूपी में स्थित हैं। प्रतापगढ़ यूपी में महदहा है,
प्रतापगढ़ यूपी में सराय नाहर राय है, और दमदमा भी प्रतापगढ़ यूपी में ही है। तो यहाँ से बात करते हैं कि यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। तो सराय नाहर राय से, जो कि प्रतापगढ़ यूपी में है, यहाँ से युद्ध का साक्ष्य मिला है और 4 नर कंकाल एक साथ मिले हैं, और स्तंभ गर्त का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से याद रखें। महदाहा, जो कि ये भी है प्रतापगढ़ यूपी में, यहाँ से मृग श्रृंग के छल्ले मिले हैं, हड्डियों का आभूषण मिला है, और स्त्री पुरुष युगल समाधान मिला है। दमदमा से, जो कि ये भी है प्रतापगढ़ यूपी में, इसके बारे में एक ट्रिक याद रख लीजिएगा, 3-5। 3 नर कंकाल एक साथ मिले हैं और 5 युगल समाधान एक साथ मिले हैं। तो 3-5, 3 नर कंकाल एक साथ, 5 युगल समाधान एक साथ। अब बात करते हैं नवपाषाण काल के बारे में। तो नवपाषाण काल का समय जो है वो है 10,000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और बात करते हैं लक्षण की, तो इस काल में कृषि की शुरुआत हुई। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कृषि की शुरुआत किस काल में हुई? नवपाषाण काल में हुई। अब कृषि करेंगे तो स्थायी जीवन भी जिएंगे, तो स्थायी जीवन की शुरुआत हुई, एक जगह रहने लगे, ठीक है। आग के उपयोग की जानकारी हुई, कुंभकारी का ज्ञान हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ। मानव द्वारा जो पहला अन्न बोया गया था वह था जौ, और खाने के लिए जो पहला अन्न बोया गया था वह था गेहूँ।